हेलो मैजिकल माइंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप स्क्रीन पे ये जो चैप्टर्स देख रहे हैं, ये चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। हेलो रिंकू, यहाँ पे चैट करते रहा करो डियर, मेरे को आइडिया रहता है कि कौन कौन है क्लासरूम में। ठीक है, तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। डोंट बी शाय। राइट, आपके चैट के थ्रू ही हमारा कन्वर्सेशन हो सकता है। अब आपके प्यारे प्यारे फेसेस तो हम लोग देख नहीं सकते हैं यहाँ पर। राइट, तो एक आइडिया लगता है कि हाँ कौन कौन है क्लासरूम में। चैट होती रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है चैट के थ्रू हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। राइट, और अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही हुआ है, तो और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है अपने डाउट्स वगैरह जो है दे सकते हैं। और एक चीज का याद रखिएगा। हेलो चेतना, हेलो रक्षिता। राइट, एक चीज का याद रखिएगा कि जैसे जब भी आप यहाँ चैट बॉक्स पे लिखते हैं, अराउंड आप ये समझ लीजिए 3 to 4 सेकेंड्स बाद हमें दिखता है। राइट, तो कोई भी डाउट होता है तो प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके उतना आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा। और आपके प्यारे प्यारे फेसेस हम लोग नहीं देख सकते हैं, आप मेरा फेस देख सकते हैं। राइट, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से हमारी यहाँ पे क्लास जो है कंडक्ट होती है। बाकी भी बैचेस चल रहे हैं, सीए फाउंडेशन के भी बैचेस चल रहे हैं। कुशल कोई बात नहीं है डियर, आज आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। लीजिए, अभी ले लीजिए नंबर। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा CACET। राइट, 9311005623। तो जो अपकमिंग एग्जाम CACT का आने वाला है, ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है बहुत सारे ग्रुप में, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। 9311005623, दैट इज माई नंबर। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में मैं ऐड करवा दूंगी। क्लियर है। और थोड़ी सी एक चीज मैं आपको और बता दूं। हाँ जी सेजल, यही मेरा नंबर है जो आपने लिखा है, 9311005623। और घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी चैट बस यहाँ पे मुझे दिखती है। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप जो चैट कर रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं दिखेगी, आपको आपस में नहीं दिखेगी। हाँ, लेकिन आपकी जितनी भी चैट की चीजें हैं वो मुझे यहाँ पर दिखेगी। कनक, आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर मैंने आपको इसीलिए दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देंगे। राइट, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसा अभी वीडियो चल रहा है बिल्कुल वैसे ही वीडियो चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आता है। राइट, अगर कोई इशू आता है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि किसी के फोन में कोई नेटवर्क इशू है या कुछ है तो वीडियो पॉज हो सकता है। और अगर कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एंड से अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है, वैसे तो आती नहीं है, हाँ कभी कभी ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारी सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो 1 मिनट लगता है उसको बैकअप आने में, तो इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप होता है 1 मिनट के लिए। एंड दैट केस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इशू। राइट, इसके अलावा ऐसा कोई इशू होता नहीं है, वो भी बहुत कम ही होता है। क्लियर है। तो कोई भी ऐसी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। आप इस क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम में जो आप बैठे हैं, बिल्कुल आप अपने आप को जैसे आप लाइव क्लास में रहते हैं वैसा आप फील करिए। राइट, रिंकू नोट कर लिया है। अच्छा, वैसे आपके मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, ये आपका इंडेक्स है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर का आपका इंडेक्स है। आज हम इस पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं ग्रामर अभी नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट्स वाई अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म में ऐड होंगे। राइट, तो इस ग्रामर उनका बीच में चलेगा तो उनको दिक्कत आएगी। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करके हम वापस जो है चैप्टर नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो आज जो है हम चैप्टर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। राइट डियर,
आज हम कर रहे हैं ये इंडेक्सेशन, जैसा कि आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है, जैसा कि आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है वो इंडेक्सेशन है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट डियर। तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो कम्युनिकेशन वर्ड आया है वो आपके लैटिन लैंग्वेज, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज से निकली है, जैसे हमारी हिंदी संस्कृत से निकली है, वैसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके लैटिन लैंग्वेज से निकली है। तो जितना भी आप देखेंगे बहुत सारे, इवन अभी आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में भी बहुत सारे आप फ्रेजेस देखेंगे जो कि लैटिन फ्रेजेस हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन जो टर्म है उसके लिए लैटिन वर्ड कौन सा था, लैटिन वर्ड दो है यहाँ पे, एक है कम्युनिकेयर और एक है कम्युनिस्ट, राइट। ये दोनों ही वर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं स्लाइड में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके मटेरियल में दोनों में से एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ दोनों वर्ड मैंने डाल दिए हैं। और एक चीज और, कॉपी लेकर बैठिएगा, जो जो चीज एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको नोट डाउन करते जाना है, राइट। जो आपके आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है और एक्स्ट्रा है वो चीज मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी, तो आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन फुल कर दे रही हूं ताकि आपको कोई इशू ना हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट से आया है। ये दोनों वर्ड आपके मॉड्यूल में नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने दोनों डाल दिया है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में जो है कम्युनिकेयर भी हो सकता है और एमसीक्यू में जो है कम्युनिस्ट भी हो सकता है। एमसीक्यू में कम्युनिकेयर भी हो सकता है और एमसीक्यू में कम्युनिस्ट भी हो सकता है, राइट। तो दोनों वर्ड आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट से अराइज हुआ है, राइट, जनरेट हुआ है। और इसका मतलब होता है टू शेयर, और इसका मतलब होता है आपस में बातों को शेयर करना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है, अगर मैं बोलूं इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड कॉमन से आया है, इंग्लिश वर्ड कॉमन से आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मे भी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए, राइट। और कम्युनिकेयर जो आपका पुराना स्टडी मटेरियल था सीएस फाउंडेशन का, उसमें जो वर्ड लिखा था, स्टडी मटेरियल 2 बार चेंज हुआ था, तो एक बार जो है वर्ड लिखा था कम्युनिकेयर, एक बार लिखा था कम्युनिस्ट, और वहां से भी वो एमसीक्यू का डेटाबेस उठाएंगे। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे दोनों वर्ड बता रही हूँ, राइट। तो इसके लिए नोट्स बना लीजिएगा कि कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट, राइट, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू शेयर। और इंग्लिश वर्ड कॉमन से कम्युनिकेशन आया है, इंग्लिश वर्ड कॉमन से जो है वो कम्युनिकेशन टर्म जो है वो अराइज हुआ है, राइट। इंग्लिश वर्ड कॉमन से जो है कम्युनिकेशन टर्म जो है वो अराइज हुआ है। तो कॉमन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया, अगर मैं कॉमन वर्ड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉमन वर्ड की बात करूं, एक बात बताओ, अभी मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है भाई, फाइनेंस का भी है, अकाउंट्स का भी है, लॉ का भी है, बहुत सारा, 20 इयर्स पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो आप सोचो मेरे माइंड में कितनी चीजों का डेटा होगा, राइट। इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद बहुत सारा डेटा है, लेकिन यहाँ पर इस पेपर के रिगार्डिंग जो चीज मेरे को आपके साथ
शेयर करनी है, जो भी चीज आपके साथ मेरे को शेयर करनी है, मेरा माइंड उस पे प्रोसेस कर रहा है और उस चीज को फिल्टर करके जो है निकाल रहा है, प्रोसेस करके निकाल रहा है और आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो मैं नॉलेज आपको दे रही हूँ वो आपके बीच और हमारे बीच क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ वो आपके और हमारे बीच क्या हो गई, कॉमन हो गई। सबसे पहली बड़ी गलत फहमी, जो लोग कहते हैं कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश, नहीं, कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट टर्म है। इंग्लिश तो एक छोटा सा जरिया है, इंग्लिश तो एक छोटा सा मीडियम है, राइट। तो कम्युनिकेशन का फंडा आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये निकाल दो कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट टर्म है जिसको आपको समझना होगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडियाज है, जो मेरी सोच है, जो मेरी फीलिंग है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर की थी कि हमारा सेशन चल रहा है, मैं टीचर हूं, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको राइट वे बताऊं, मेरी ड्यूटी बनती है आपको राइट वे बताऊं। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि कॉर्पोरेट में आप कहीं पे भी जाओगे, चाहे आप प्रैक्टिस में जाओ, चाहे आप जॉब में जाओ, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनो, कभी किसी के लिए नेगेटिव वर्ड मत बोलो। अगर कोई टीचर आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज करके चीजें सिखा रहा है, ठीक है, या बाबागिरी कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। मार्केट में अदर प्रोफेशन की बुराई आपको सिखाई जा रही है तो आपके अंदर कोई अच्छी बात डेवलप नहीं हो रही है। आपको अपना एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना है, अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है कि आप सारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देना सीखो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो सीएस हो। सारे प्रोफेशन की अपनी अपनी वैल्यू है, सबका अपना अपना काम है, राइट। तो जो जेलिसी करने वाला नेचर है ये आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आएगा तो आप नेगेटिव वर्ड बोलोगे, और नेगेटिव वर्ड बोलोगे तो आप कॉन्स्पिरेसी में फंसोगे। अगर आपको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बनना है, आपको कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं बनना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो प्लीज नेगेटिव मत बोलना, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो, चाहे वो प्रोफेशन के बेसिस पे हो। सारे कोर्सेज की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक कोर्स से आप कुछ ना कुछ सीखते हो और हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन, आप जो शब्द यूज कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर किसी नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स यूज कर रहे हो और किसी और के दिमाग में वो और कोई सुन लेता है, इट मीन्स टू मेक कॉमन। आप उसको कॉमन बना रहे हो आपके बारे में। अब वो अपनी, आपके बारे में अपनी ओर से वो इमेज क्रिएट कर रहा है, तो आपको नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव थॉट्स नहीं बनाने, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं बनानी है। मार्केट में आप जनरली देखोगे सीए को, सीएस की फील्ड में, मैं तो सीए सीएस दोनों पढ़ा रही हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने तो आईसीआई के आगे भी माथा टेका हुआ है, मैंने आईसीएसआई के आगे भी माथा टेका हुआ है। दोनों ही इंस्टीट्यूट मेरे लिए मंदिर रहे हैं, राइट। तो प्लस मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, और आज भी मेरे ब्रदर सिस्टर कजन्स जो है वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलते हैं। एमबीए की अपनी अलग वैल्यू होती है, राइट। ये आप कहाँ सीखोगे, ये आप कम्युनिकेशन में सीखोगे। मार्केट में लोग सीए को, सीएस वालों को सिखाते हैं, सीए वालों का फुल फॉर्म बोलना सिखाते हैं, चोर अकाउंटेंट, कितना गलत वर्ड है। आप प्रोफेशन की क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा जो है पॉजिटिव वे में रहना है, गलत चीजें आपको नहीं अपनानी है। अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की बात है ना, इंग्लिश तो हमें सीखनी ही सीखनी है, इंग्लिश में फ्लुएंसी तो हमें लानी ही लानी है, लेकिन साथ में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। तो ये जो चीज लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, राइट, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो आप स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और अपने बिहेवियर, यहाँ हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ हमें सामने वाले के अंदर भी पॉजिटिविटी जगानी है, हमें नेगेटिविटी की बात नहीं करनी है। तो ये तो हुआ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर एक टर्म आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको मालूम है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है।
डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम हमेशा कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का होना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कम्युनिकेशन किसकी बात लिखी है, इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है कि डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? आप कंप्यूटर सिस्टम को भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हो, डेटा सिस्टम तो नहीं बोलते, वाई? क्या डिफरेंस है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में, क्या डिफरेंस है? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं, मुझे बताइए डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, सोच कर बताइए। कहीं तो पढ़ा होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। कुशल, डेटा हैज फैक्ट, ओके, एनीवन एल्स? बाकी लगता है मुझे इस ग्रुप में बहुत शर्मीले शर्मीले सब बैठे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो। हाँ जी, कभी पढ़ा डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? Data is an individual information is in a group of set. Information means knowledge obtained from someone. Okay. Am I audible? Voice आ रही है आपको? Am I audible? Okay. Okay, Chetna. All right. ओके, तो यहाँ पे नहीं, आप लोगों ने आंसर राइट नहीं दिया। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा रॉ फॉर्म में होता है, राइट। डेटा क्या होता है, हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस्ड डेटा है, आप कह सकते हो प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस डेटा कैसे हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरे माइंड में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, राइट। अब इस बहुत कुछ में से जो आपके कम्युनिकेशन के पेपर के रिलेवेंट है, वो डेटा मेरा माइंड क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आपको प्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसका मतलब कि प्रोसेस डेटा, या आप एक और चीज बोल सकते हो रेलेवेंट, आप क्या बोल सकते हो, रेलेवेंट डेटा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हमेशा याद रखना, इंफॉर्मेशन जो है फिल्टर्ड डेटा आप बोल सकते हो, प्रोसेस डेटा बोल सकते हो, राइट। रेलेवेंट कनक, रेलेवेंट डेटा बोल सकते हो। अभी भी कनक आपका पॉज्ड हो रहा है और नॉट ऑडिबल है। मुस्कान, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? बाकी लोगों का डेटा सही चल रहा है, मीन्स स्क्रीन सही चल रहा है, पॉज तो नहीं हो रही है, ऑडिबल है? अभी जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, तो 1 मिनट को मेरी ओर से पॉज हुआ था, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन गया था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कनक एंड मुस्कान, सब कुछ ओके? रक्षिता का सही चल रहा है? कनक एंड मुस्कान नाउ? कनक एंड मुस्कान लिख के एक्नॉलेज करिए। आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरी ओर से सब कुछ ओके, इंटरनेट कनेक्शन भी ओके, माइक भी ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। तो मैं आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस बता रही थी कि डेटा क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है, राइट। और इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा बहुत सारा है, एकदम बहुत ढेर सारा डेटा है, लेकिन उसमें से रिलेवेंट जो आपके काम का है। अब एक बात बताओ, आज की डेट में मैं आपको फाइनेंस पढ़ा दूं, आज की डेट में मैं आपको फाइनेंस पढ़ा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपके सीएसईटी में वो रिलेवेंट नहीं है। हाँ, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके लिए वो क्या है,
बहुत रिलेवेंट है, राइट। तो दिस इज डिफरेंस। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा आपका रॉ फॉर्म में होता है, राइट, और जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस डेटा होता है। आपने एक पेपर पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बैठे होंगे तो उन्होंने एक पेपर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, याद है डियर? एक पेपर आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है? आपने देखा होगा, सपोज आप कहिए कि 3 सेक्शन है, ए बी सी 3 सेक्शन है। ए सेक्शन में 100 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 80 बच्चे हैं और सी सेक्शन में 60 बच्चे हैं, राइट। आप टीचर हो, आपने उनका टेस्ट लिया, राइट, आपने उनका टेस्ट लिया, मैथ्स का सपोज टेस्ट आपने लिया, राइट। अब आपके प्रिंसिपल सर आपसे एक रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई क्या रहा, तीनों सेक्शन का क्या रिजल्ट रहा, मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो। अब आप तो ठहरे स्वीट से, सीधे साधे, तो आपने क्या किया, 100 बच्चों के नंबर लिखे एक पेपर पे, सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपने 80 बच्चों के नंबर लिखे, सेक्शन सी में आपने 60 बच्चों के जो जो मार्क्स आए थे आपने सब जो है नोट डाउन करके टेबल बना के प्रिंसिपल को दे दी। लेकिन प्रिंसिपल ने क्या मांगी थी? रिपोर्ट मांगी थी। अब ये जो आप तीनों क्लास के मार्क्स की लिस्ट जो उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट इज डेटा। प्रिंसिपल ने आपसे रिपोर्ट मांगी थी, प्रिंसिपल ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, आपने जो है उसको तो रॉ डेटा दे दिया, आप तो सारे बच्चों के मार्क्स दे रहे हो। तो अगर आप मैथ्स के टीचर हो, स्टैट्स के टीचर हो, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के जो सारे बच्चों के मार्क्स आए थे उसका आपको मीन निकालना था। मीन समझ रहे हो? अर्थमेटिक मीन, राइट। एवरेज, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एवरेज। आपने सेक्शन ए के 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाला, 1 नंबर आएगा, एवरेज 1 नंबर आएगा। वो एवरेज जो है वो सेक्शन ए के 100 बच्चों के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो एवरेज है वो सेक्शन ए का जो आपने एवरेज नंबर निकाला, जो कि 1 नंबर है, वो उस क्लास के 100 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सेक्शन बी के 80 बच्चों के मार्क्स का आप एवरेज निकालोगे, और ऐसे ही आप सेक्शन सी के 60 बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालोगे। फिर आपस में आप उसको क्या करवा सकते हो? कंपेयर करवा सकते हो। इट मींस स्टैट्स में जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, याद आया? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर कॉमर्स ब्रीड के होगे तो आपको याद आ रहा होगा, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? मीन निकालना पड़ते हो, मीडियन निकालना पड़ते हो, मोड निकालना पड़ते हो, राइट, ज्योमेट्रिक मीन आपका आता है। ये जो सारी चीजें हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एवरेज, मीडियन, मोड, ये आपका क्या कर रही है? ये आपके बहुत सारे नंबर्स को 1 नंबर में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। यानी कि जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कंप्यूटर भी तो यही करता है कि डेटा में से जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिटेक्ट करके आपको क्या है? प्रोवाइड करवा देता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम डेटा का नहीं करते हैं, हम इंफॉर्मेशन का करते हैं। हम ये देखते हैं सामने वाले को क्या चाहिए, और सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग हम जो है उसको चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का डेटा है, लेकिन यहाँ पर इस पेपर के रिगार्डिंग जिस चीज की आपको नीड है वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन में ये डिफरेंस होता है। तो इंफॉर्मेशन आप क्या बोल सकते हो? रिलेवेंट डेटा, या प्रोसेस डेटा को आप क्या बोलोगे? इंफॉर्मेशन बोलोगे, राइट। तो अब जब भी आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन दोगे, आइडियाज दोगे। आपके थॉट्स क्या है? आपके थॉट्स को आप शब्दों में डालते हो, वर्ड्स में डालते हो। जो आपके फीलिंग्स और इमोशंस है वो आपके बॉडी लैंग्वेज, जो आपके बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशन है, आपके बोलने का ढंग है, वहां से दिखता है। अभी इसको हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, राइट। मीडियम क्या रहता है? स्पीच। आपके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, राइट। या मीडियम क्या होगा? राइटिंग। जैसे अभी आप मुझे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? आपको मैं फेस टू फेस तो देख नहीं सकती, आप मुझे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? आप राइटिंग के थ्रू खुद को प्रेजेंट कर सकते हो,
राइट आपका बिहेवियर कैसा है? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा, क्लास में होते तो आप कैसे बैठे हो? आप ऐसे बैठे हो, एकदम ऐसे झुके से बैठे हो, क्या आप एकदम ऐसे स्ट्रेट होकर बैठे हो? आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो आपका क्या बिहेवियर है? ये सब कुछ हमें क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन आज तक डियर तुमने जितना समझा है उससे कहीं ज्यादा है। अभी हम कम्युनिकेशन को देखेंगे, कम्युनिकेशन के टाइप्स देखेंगे, और भी हम कम्युनिकेशन के बारे में जो प्रोसेस आज पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड यू विल रियलाइज कि आप दिन भर में शायद पता नहीं कितने 1000 टाइम्स कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो आपके साथ जो है वो होती है। चलिए अभी हम देखते हैं कम्युनिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, इंट्रा इंटरपर्सनल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्रापर्सनल। सबसे पहले हम हर एक वर्ड का ऑपरेशन करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड देख रहे हो, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा है इंट्रा, एंड दूसरा वर्ड मैंने लिखा है इंटर। मेरे को, मैं ये पूछ रही हूं, क्या किसी को मालूम है इंट्रा और इंटर क्या होता है? किसी को कोई आइडिया कि इंट्रा और इंटर वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इंट्रा, और यहाँ पे लिखा है इंटर, क्या मतलब होता है? बोलो बोलो, लिख कर बोलो। नो आइडिया? अच्छा आपने देखा होगा इंटरनेशनल, इंट्रा मीन्स इनसाइड, राइट कुशल? चलिए मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इंट्रा मीन्स होता है विद इन, इंट्रा मीन्स होता है विद इन। चलिए अब आप तो आप ठहरे, तो अक्सर हमारे साथ, हम टीचर्स के साथ इंसिडेंट होते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इंटर मीन्स आउटसाइड, नहीं 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 कुशल, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, मैं आपको राइट चीज बताती हूँ। इंट्रा मीन्स इंडिविजुअल, इंटर मीन्स विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। नहीं चलिए मैं आपको राइट मीनिंग बताती हूँ। एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि एज यूजुअल आप जानते हैं कि दिल्ली में हमारी सीएस की जो क्लासेस हैं वो आईजीपी में, अगर मैं बात करूँ तो आईजीपी में पटेल नगर और लक्ष्मी नगर दोनों जगह चलती हैं। तो हम तो ठहरे, हमें तो कार वार ड्राइव करनी आती नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि मेट्रो से जब हम लोग अप डाउन करते हैं, तो मैं जब वैशाली से मेट्रो से अप डाउन करती थी लक्ष्मी नगर और पटेल नगर, तो रास्ते में वैशाली और लक्ष्मी नगर के बीच एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है आनंद विहार, राइट। और आनंद विहार पे लिखा रहता है आईएसबीटी। तो कुछ आजकल जैसे ही दिन थे, खैर अब तो मेट्रो आजकल बंद है कोरोना टाइम पीरियड में, कुछ आजकल जैसे ही दिन थे, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और बच्चे जा रहे थे, तो बच्चे बहुत सारी आपस में बातें करते हैं। तो उसमें दो लोग थे, जब मैं लक्ष्मी नगर से वैशाली वापस आ रही थी, दो दो बॉयज थे जो एग्जाम देकर आ रहे थे स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देके आ रहे थे डियर, और एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने एग्जाम में क्या लिखा। तो फिलहाल मेरे भी कान खड़े थे। अब मैं बताऊं फैक्ट, तो उन लोगों ने मैक्सिमम जो आंसर्स थे वो गलत सॉल्व किए थे। उनकी बातों से ये चीज मुझे समझ में आ चुकी थी। तो उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, भाई नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है? दूसरे दोस्त ने आंसर दिया आईएसबीटी। तो पहली दोस्त को पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर से पूछा, भाई ये यार आईएसबीटी क्या है, राइट। तो मुझे तो बहुत कम उम्मीद थी कि जो दूसरा दोस्त है वो आंसर देगा, लेकिन उसने आंसर दिया आईएसबीटी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। आई वॉज वेरी हैप्पी।
कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल, उसने जो है आंसर दे दिया। अब इंटर स्टेट बस टर्मिनल तो उसने बोल दिया, अब फिर से पता नहीं क्या है, पहले दोस्त को क्या सूझा, उसने बड़े सोचते हुए बोला, एक बात बता यार, इंटर स्टेट बस टर्मिनल क्यों है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल क्यों है, इन यहाँ पर इंटरनेशनल बस टर्मिनल क्यों नहीं लिखा गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि दूसरा दोस्त जिसने फुल फॉर्म बता दिया है वो उसका भी बताएगा, तो उसने सोचा, बड़ी देर तक ऐसे सोचा, अभी छोड़ यार, पता नहीं होगा इंटर स्टेट इंटरनेशनल, क्यों इंटरनेशनल होना चाहिए, मतलब उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। तो सोचो, मेरा मन जो कह रहा था ये बच्चा आंसर देगा, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में आप ना रहो, मैं आपको बता दूं, आईएसबीटी क्यों बोला जाता है आनंद विहार को, इंटर स्टेट बस टर्मिनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां एक अलग अलग स्टेट्स को जाने वाली बसें आती हैं, मतलब कि यूपी की भी आपको मिल जाएगी, उत्तराखंड की भी आपको बस मिल जाएगी, अलग अलग स्टेट्स की जो है बस मिल जाएगी। इंटर स्टेट्स का मतलब हुआ स्टेट्स के बीच में, इंटर स्टेट का मतलब हुआ स्टेट्स के बीच में। इंटरनेशनल बस टर्मिनल उसे थोड़ी आप बोल सकते हैं, अगर इंटरनेशनल बस टर्मिनल होता तो वहां से बांग्लादेश की भी बस मिल रही होती, पाकिस्तान की भी बस मिल रही होती, अलग अलग देशों की बस मिल रही होती। गॉट इट, समझ में आई बात। तो वहां पे क्या लिखा है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में जाने वाली बसेस वहां पे मिलती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों लिखा रहता है, इंटरनेशनल, इंटर के बाद वर्ड क्या लगा है, इंटर, उसके बाद वर्ड क्या लगा है, नेशनल, अलग अलग नेशंस के बीच में जाने वाली वहां पे क्या है, फ्लाइट जो है जो अवेलेबल रहती है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग देशों के साथ बिजनेस करना, समझ में आ रही है बात। इंटरनेट क्यों बोला जाता है, इंटरनेट, राइट, यहीं से आपका वर्ड क्या निकला, यहीं से आपका वर्ड निकला इंटरनेट। इंटरनेट क्यों बोला जाता है, अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में, अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में, क्योंकि नेटवर्क वहां पे, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वेरियस नेटवर्क के बीच में जो कनेक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। समझ में आ रही है बात। तो इंटरपर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अलग पर्सन्स के बीच में। यहाँ पे प्रीति ने सही लिखा था कि इंटर मीन्स विद इन ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि अलग अलग पीपल्स, अलग अलग लोगों के बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। मेरे आपके बीच में अभी कम्युनिकेशन चल रहा है, आप लिख के एक्नॉलेज कर रहे हो, मैं बोल के जो है आपको चीजें बता रही हूँ, ये हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंट्रा मीन्स क्या होता है, इंट्रा मीन्स विद इन। अगर मैं बोलूं इंट्रा स्टेट तो विद इन स्टेट, अगर मैं बोलूं इंट्रा स्टेट, ये टैक्स में लैंग्वेज आएगी, फ्यूचर में जब आप टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स में लैंग्वेज आएगी। तो अगर कोई आपको बोलता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट, चीजों को समझो, ऐसे ही मत जाने दो, राइट। आप सीएस हो, आप लॉ की स्ट्रीम में जाओगे, आपको हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए। इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर में, यानी कि अब वैट लगता है, वैट क्या होता है, इंट्रा स्टेट होता है। कैसे होता है, अब यूपी है, यूपी के दो सिटी है, इलाहाबाद और कानपुर, आप कानपुर से सामान खरीद के इलाहाबाद में सेल कर रहे हो, दैट मीन्स इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, राइट। आप दिल्ली यूनियन टेरिटरी से सामान ले जाकर इलाहाबाद सेल कर रहे हो, ये क्या है, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्यों, क्योंकि दिल्ली एक अलग हो गया और यूपी का एक शहर इलाहाबाद अलग हो गया, तो आप दिल्ली और यूपी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी विद इन, जो वैट लगा करता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगा करता था, वो विद इन स्टेट लगा करता था। खैर अब तो सब जीएसटी के दायरे में आ गया है, समझ में आ रही बात, एक्सेप्ट पेट्रोल सब आपके जीएसटी के दायरे में आ गया है, पेट्रोल को छोड़कर, राइट। तो यहां पर अब एक जैसे इंटरनेट होता है, इंटरनेट मतलब कि नेटवर्क्स के बीच में, ऐसे ही इंट्रानेट भी होता है। अभी आप ई करस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे क्या होता है, इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब क्या हो गया, अब एक बात बताओ, इंटरनेट मतलब नेटवर्क्स के बीच में, अब मैं लिख रही हूं इंट्रानेट यानी कि विद इन आ नेटवर्क,
विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो इंट्रा मीन्स क्या होता है? विद इन। इंट्रा मीन्स क्या होता है? विद इन। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नहीं बुकिश बस आप पढ़ लो तो आपका हो गया। अब हम आ रहे हैं इस टॉपिक पे। तो इंटरपर्सनल आपको समझ में आ गया। अभी हमारे बीच कैसा कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, राइट। आप पापा मम्मी से बात कर रहे हो, आप दोस्तों से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये आपकी इंटरपर्सनल, ये सारे टाइप के जो कम्युनिकेशन है ये आपके क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब आप कहोगे ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई यार, एक पर्सन खुद से ही बात कर रहा है, मीनिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ। क्या पागलपन वाली बात है, क्या इंसेन वाली बात है? इंसेन मतलब पागल, राइट, कि हम खुद ही से बात कर रहे हैं, ये तो पागलपन वाले लक्षण है। जी नहीं, पागलपन वाले लक्षण नहीं है। इंट्रापर्सनल यानी कि आप खुद से बात कर रहे हो, इसीलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इंट्रापर्सनल, क्योंकि आपने पढ़ा होता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का राइट मीनिंग क्या हुआ? दो ओर से कम्युनिकेशन। आप खुद से बात करते हो, हम ही मेट्रो में जाते हैं, राइट, या हम कभी बैठे हुए हैं, अब हमारे मन में प्लानिंग चल रही है, अरे 9:30 जो है CSET वालों की क्लास ले दी, अच्छा MWF जो है 9:30 पहले CSET की क्लास चलेगी, फिर 11:45 जो है हम CA फाउंडेशन की क्लास लेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये जो रिकॉर्डिंग का काम है ये करना है। अब हम अपने मन में सोच रहे हैं, तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन हुआ? इंट्रापर्सनल। हम ही प्लानिंग कर रहे हैं, हम ही उसको मना कर रहे हैं, राइट। आप जब सोते हो तो सोने के टाइम भी आपको ड्रीम्स आते हैं, यानी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपसे बातें कर रहा होता है, दैट इज इंट्रापर्सनल। जो आपके दिल में बातें चल रही होती हैं, आपके दिल के छुपे हुए राज कोई नहीं जान सकता है, तो वो जो चीजें आपके दिल में चल रही होती हैं, राइट, आप अपने आप को समझा रहे होते हो, आप अपने आप को कभी कभी कंसोल कर रहे होते हो, सांत्वना दे रहे होते हो, आपके साथ अगर कुछ बुरा हो गया होता है आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हो, वो सारी चीजें किस में आती है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आती है। और ये होता है जब आप खुद के साथ बातें करते हो। तो कोई ये इंसेन वाली चीज नहीं है, कोई भी इंसेन वाली चीज नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल, कि हर एक आदमी जो है खुद से बात करता है, खुद को चीजें समझाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इंट्रापर्सनल, यानी विद इन अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर जो खुद से बातें चलती है वो आपका क्या कहलाता है? इंट्रा पर्सनल, राइट। हाँ जी, बिल्कुल सही आप लिख रही हैं आरती। इंट्रा पर्सनल मीन्स विद इन ओन सेल्फ, इंटरपर्सनल मीन्स कम्युनिकेशन विद अदर पीपल्स, राइट। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख के एक्नॉलेज करिएगा। ये चीजें बहुत जरूरी थी जो आपको मालूम होना चाहिए। और कम्युनिकेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, जो आपने बचपन से सीखा बस इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन है, इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन है, नहीं डियर, कम्युनिकेशन उससे बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन, ये राइट। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसको बिल्कुल दिल से पढ़ो, केवल बुकिश उससे मत पढ़ो, इस चीज को समझो। क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, चीजें नहीं कर पाते, उन सब का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख के एक्नॉलेज करिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से स्कॉलर्स की हम जो है डेफिनेशन देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। स्कॉलर्स की डेफिनेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन है कून्स एंड ओडोनल की। कून्स एंड ओडोनल एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मे भी आपको डेफिनेशन देकर राइटर का नाम पूछ ले। ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपके ICSI के मटेरियल में ऑलरेडी जो है वो गिवन है, राइट। तो आपको यहाँ पर जो है नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कून्स और ओडॉनल, मैनेजमेंट में आपको बहुत जगह इनका नाम मिलेगा कि कून्स एंड ओडॉनल की बात बहुत जगह जो है कही गई है, राइट। तो यहाँ पर कून्स एंड ओडॉनल ने क्या बोला है, जगह जगह आपको मैनेजमेंट में बहुत बड़े स्कॉलर हैं कून्स एंड ओडॉनल, राइट, आपको इनका नाम मिलेगा। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या ट्रांसफर करते हैं, हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। इंफॉर्मेशन किससे किसको ट्रांसफर करते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, चाहे हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, वेदर और नॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, एलिसिट्स का मतलब होता है मिलना, आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस प्राप्त करना या कॉन्फिडेंस मिलना, राइट। तो उन्होंने एक टर्म यूज किया है एलिसिट्स। अब एलिसिट्स को मैंने येलो कलर से क्यों किया है, क्योंकि इस डेफिनेशन में जो है एलिसिट्स वर्ड यूज हुआ है। तो आप एलिसिट वर्ड से ये याद रख सकते हैं कि जिस डेफिनेशन में एलिसिट वर्ड यूज हुआ है वो कून्स एंड ओडॉनल की डेफिनेशन है। तो ये एक मेमोराइज करने की एक टेक्निक है कि आप डेफिनेशन का कोई एक वर्ड स्कॉलर के नाम के साथ याद कर लें, आप डेफिनेशन का कोई एक यूनिक जो वर्ड है, यूनिक वर्ड जो कि अदर डेफिनेशन में नहीं होगा, वो स्कॉलर के नेम के साथ याद कर ले, ताकि जैसे ही आपको एग्जाम में वो डेफिनेशन दिखे, वो यूनिक वर्ड दिखे, आप स्कॉलर के नाम को टिक कर पाओ। तो एमसीक्यू में बहुत बार ऐसा होता है मैनेजमेंट के पेपर में, कम्युनिकेशन के पेपर में, कि डेफिनेशन दे दी जाती है और स्कॉलर का नाम पूछा जाता है। तो बड़ी अच्छी इन्होंने डेफिनेशन दी है, इजी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, चाहे वो कॉन्फिडेंस जो है रेज करता हो चाहे ना करता हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूं तो आप में कम्युनिकेशन के बारे में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वैसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, राइट। तो कून्स एंड ओडॉनल की डेफिनेशन हो गई। ये आपको जॉर्ज आर टेरी दिख रहे हैं, राइट। जॉर्ज टेरी का भी नाम अपनी फील्ड में बहुत है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं मैनेजमेंट के, राइट। तो इन्होंने देखिए क्या डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। तो एक चीज याद रखेगा, ओपिनियन वर्ड इन्होंने यूज किया है, ओपिनियन वर्ड फैक्ट्स और आइडियाज के साथ इन्होंने यूज किया है। तो कम्युनिकेशन में हम अपने फैक्ट्स, आइडियाज, जो हमारे ओपिनियन है, जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जो है शेयर किया जाता है। रिंकू रिंकू पूछ रही हैं एलिसिट्स का मतलब क्या होता है। डियर, एलिसिट्स का मतलब होता है कॉन्फिडेंस मिलना या कॉन्फिडेंस प्राप्त करना। यहाँ पे एलिसिट्स कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस मिलना या कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, मिलना या कॉन्फिडेंस होना। अगर नॉर्मल ट्रांसलेशन करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब एक बात बताओ, आपको अगर कोई टीचर जो है गाइड कर देता है, मीनिंग बता देता है, तो आपको कॉन्फिडेंस क्या है, मिल जाता है। कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस पेपर में कि हाँ हमें ये चीज आती है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप बातें ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस मिल भी सकता है और कॉन्फिडेंस नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं रिंकू, राइट। चलिए, तो जॉर्ज टेरी भी आपको समझ में आ गया। अब हम एलन लुइस की डेफिनेशन देख रहे हैं। एलन लुइस ने क्या कहा, काफी बड़ी डेफिनेशन इन्होंने दी है लेकिन सब चीज कवर कर दी है, ध्यान से देखेगा। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स, कम्युनिकेशन में वो सारी चीजें आती हैं। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स
वो सारी चीजें आती हैं. 1% डज when he wants to create understanding in mind of another, जो कि 1% करता है ताकि दूसरे पर्सन को सारी चीजें समझ में आ जाएं, दूसरे पर्सन के माइंड में वो सारी चीजें समझ में आ जाए. आप समझ लो आप यहाँ पे मेरे से बोल नहीं सकते, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. अगर आपका लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप और किसी तरीके से उसको जो है व्हाट्सएप पे बात करोगे, राइट. तो वो सारी चीजें कि आपका क्वेश्चन मैं समझ सकूं, आपको मैं पढ़ा रही हूं तो मैं सारी चीजें कर रही हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रही हूं, मैं बीच बीच में फुल स्क्रीन पे स्लाइड लगा रही हूं, राइट. मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखा रही हूँ, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाए. तो ऐसा आप कब करोगे? कम्युनिकेशन के थ्रू करोगे, राइट. इट्स अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. ये एक ब्रिज है ताकि आज सामने वाले को मतलब समझ में आए. वो सारी चीजें करते हो कि सामने वाले को एक मतलब समझ में आए. It involves a systematic and continuous process. एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब स्टेप टू स्टेप आप जो है चीजें करते हो और कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो. टेलिंग बोलकर, लिसनिंग सुनकर एंड समझकर, राइट. टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो आप कैसे याद कर सकते हो? पहली बात, आप फ्रेज याद कर सकते हो. फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड. एक वर्ड होता है तो हम वर्ड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं. तो सम ऑफ ऑल थिंग्स, सम ऑफ ऑल थिंग्स, एक तो ये याद कर सकते हो एलन लुइस के नाम पे कि इन्होंने सम ऑफ ऑल थिंग्स यूज किया और ब्रिज वर्ड जो है वो यूज किया. तो ये आप कीवर्ड्स बना सकते हैं एलन लुइस की डेफिनेशन के लिए. तो बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी. अब आप खुद सोचो, आपको एक छोटे बच्चों को चीजें समझानी है तो वहां पे एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगी कि उसको कैसे ग्राफिक से, एनिमेशन से, वर्ड्स के थ्रू, इशारों से कैसे चीजें समझाई जाए, प्ले के थ्रू, कहानी के थ्रू, राइट. तो सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का. क्लियर है बात? ठीक है. तो आई होप आपको एलन लुइस की भी डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, राइट. कोई दिक्कत यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी हम क्या देख रहे हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस. अभी हम क्या देख रहे हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके कुशल, आगे बढ़ते हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस वैसे तो आपने बचपन से पढ़ा है. कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने क्या पढ़ा है बचपन से? कि एक जो है सेंडर होता है, सपोज ये सेंडर है, राइट. सेंडर जो है, अभी मैं सेंडर हूं, राइट. मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूं, मैं क्या हूं? सेंडर हूं. मेरे माइंड में जो भी चीजें हैं उनको मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में डाला, क्योंकि हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं इंग्लिश के और सेंटेंसेस बना रहे हैं हिंदी के, राइट. तो आप कह लीजिए इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं. तो मैंने, सेंडर ने क्या करा? सेंडर ने एनकोड करा. मैं क्या हूं? सेंडर हूं. सेंडर ने क्या करा? एनकोड किया, और एनकोड करके अपनी बात जो भी मीडियम है, जो भी मीडियम है उसके थ्रू जो है रिसीवर को भेजी. रिसीवर कौन है? आप हो, राइट. रिसीवर कौन हो? आप हो. और आपको क्योंकि इंग्लिश आती है, लैंग्वेज आती है, ठीक है. मीडियम यहाँ पे क्या है? मीडियम हमारे कम्युनिकेशन में क्या है? वॉइस है. तो आप उस लैंग्वेज को क्या कर ले जाते हो? डीकोड, यानी कि समझ जाते हो. और समझने के बाद आप मुझे जो है एक फीडबैक प्रोवाइड करते हो. यस लिखकर फीडबैक प्रोवाइड करते हो. अब आपकी शक्ल तो देखने को मिलती नहीं है, क्लास में बैठे रहते हो तो सर हिलाते रहते हो. यहाँ पे फीडबैक जो है यस करके आप जो है मुझे देते हो, राइट. कि हाँ मेरी बात आपको समझ में आ गई है. तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ. मैं अपनी बातों को वर्ड्स में एनकोड करके डाल रही हूँ, इंग्लिश में डाल रही हूँ. मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है. आप रिसीवर हो. आपको क्योंकि वो लैंग्वेज आती है तो आप उसको डिकोड कर पा रहे हो. डिकोड करने के बाद अगर आपके अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है तो आप मुझे फीडबैक जो है दे रहे हो. दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट. तो आपने देखा
कि मेरे माइंड में जो आइडिया आया उसको मैंने क्या करा, डेवलप किया। ये आपके मॉड्यूल में है। एक आइडिया जो मेरे माइंड में आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो आपके मॉड्यूल में है। आपने एक आइडिया डेवलप किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एनकोडिंग हुई उस चीज की, क्या हुई, एनकोडिंग हुई। एनकोडिंग करने के बाद मीडियम के थ्रू उस चीज का क्या करवाया, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हुआ आप तक। आपने उसको क्या करा, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जो बोला गया था उसको समझा, डिकोड किया। डिकोड करने के बाद मुझे क्या दिया, फीडबैक। और अगर शोर हो रहा है तो नॉइज हमारा क्या है, नॉइज हमारा बैरियर। अगर हम लाइव क्लासरूम में होते और शोर हो रहा होता, या सपोज मेरे बैकग्राउंड में शोर हो रहा होता, तो वो क्या बन जाता है, एक बैरियर। तो ये आप कम्युनिकेशन प्रोसेस समझते हो, और यही आपको 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में बताया गया होगा, और मैक्सिमम टीचर्स यही एग्जाम्पल देते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। चलिए अब हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं। डियर, ये प्रोसेस हमारे साथ कितनी बार होता है, ये प्रोसेस हमारे साथ कितनी बार होता है, आपने कभी सोच के देखा है? शायद 10,000 से भी ऊपर टाइम्स आपके फुल 24 आवर्स में कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाता हो। कैसे कैसे बात है? फॉर एग्जाम्पल, आपने टेलीविजन देखा, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखा, वहां पे जो एड है, एड सेंडर कौन है, वो एड जिस भी कंपनी का आ रहा है वो कंपनी क्या है, सेंडर। उसने उस एड के एनकोडिंग का काम किसको दिया, उसने उस एड के एनकोडिंग का काम किसको दिया, एनकोडिंग का काम किसको दिया? अगर हम बात करें तो एनकोडिंग का काम जो है उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया, जिसने वो एड डिजाइन किया। एड डिजाइन करने के बाद वो एड आपने क्या किया, टेलीविजन के माध्यम से, मीडियम क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन के माध्यम से आपने वो एड क्या है, देखा। आपने एड देखने के बाद मे भी आपको एक ही बार में समझ में आ गया हो, तो दैट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद आपने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, दैट इज फीडबैक ऑफ द कंपनी, कि हमारी बात जो है जन जन तक पहुंच गई है, हर एक पर्सन तक पहुंच गई है। तो वो भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। समझ में आ रही है बात? वो भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। अब सपोज कोई बुक लिखते हैं, राइटर कोई बुक लिखता है, राइटर एक बुक लिखता है, इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस फिक्स करके बताओगे? मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बैठ के दे दूंगी यहाँ पे। राइटर एक बुक लिखता है, सेंडर कौन है, सेंडर कौन है, एनकोडिंग उसमें किसने की, मीडियम क्या है, रिसीवर कौन है, डिकोडिंग क्या है, फीडबैक क्या है, बताओ मुझे। अगर एक राइटर एक बुक लिख रहा है, अगर एक राइटर एक बुक लिख रहा है, तो सेंडर कौन है? हाँ जी, पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाकी लोग आपको देख भी नहीं रहे, केवल बात आपके और मेरे बीच की है। चलो आप कहोगे तो आपका नाम भी नहीं पढ़ूंगी। सेंडर है ऑथर, राइट, रक्षिता। अच्छा आपका नाम ले दिया, लेकिन आपकी तारीफ कर रही हूँ। सेंडर है ऑथर, ऑथर ने अपनी बात को शब्दों में डालकर बुक में लिखा, मे बी बुक में कुछ पिक्चर्स हो, कुछ डायग्राम्स हो, राइट। तो क्या सपोज हम अपनी बुक लिखते हैं, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ चार्ट्स बना देते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमने अपनी बात को एनकोड किया। मीडियम क्या है, बुक है, बुक पब्लिश हुई, दैट इज मीडियम, राइट, मीडियम। जो पढ़ने वाला है वो क्या है, रिसीवर, राइट। उसको बुक की लैंग्वेज आती है, उसको चार्ट समझ में आ गए, उसको इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई, इट मींस उसने डिकोड किया। फीडबैक क्या है, मार्केट में बुक की सेल अच्छी हो रही है, इट मींस पॉजिटिव फीडबैक है ऑथर के लिए। तो ये भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। चलिए और देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की और बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम और ज्यादा बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने पेट एक पाल रखा है, मेरे पास भी गिनी पिग्स थे, छोटे छोटे जो रहते हैं गिनी पिग्स थे, राइट। तो जैसे ही हम घर में घुसते हैं, ठीक है, हमारा पेट पूंछ हिलाने लगता है, डॉगी अगर आपने पाला हो तो पूंछ हिलाने लगता है पेट, राइट। तो वो क्या है, वो सेंडर है। मेरे गिनी पिग्स दो टांगों पे खड़े हो जाते थे,
अपनी बास्केट में, दो टांगों पे खड़े हो जाते थे, जैसे ही देखते थे अपनी आईज से देखने लगते थे, आईज से। अभी तो आप लोग मेरे सामने फेस टू फेस नहीं हो, फेस टू फेस होते तो ज्यादा लंबी क्लास चलती, तो आप पता है कैसे सेंडर बनते, मुझे ऐसे देखने लगता है मैम, और अपनी आंखों से स्टार्स फेंक रहे होते हैं। स्टार्स फेंकना समझते हो, जैसे शिनचैन अपनी आईज से कभी कभी स्टार्स फेंकता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है सामने वाले को, तो आप लोग भी जो है लाइव क्लास में मेरी ओर स्टार्स फेंक रहे होते हैं लाइव क्लास में, और मुझे इमोशनल जो है ब्लैकमेल कर रहे हो, तो मैम बस आज के लिए बस इतना ही, राइट, ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स आप सेंडर हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट, वो जो गिनी पिग्स होते हैं वो देखने लगते हैं, दो टांगों पे खड़े हो जाते हैं, मुझे कुछ दो खाने को, आपका डॉगी आपके सामने पूंछ हिलाते हुए आ जाता है, राइट, वो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हम देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो आ जाता है, वो सेंडर है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से आपको क्या कर रहा है, जो है इशारे कर रहा है कि आप उसको सहरा दो थोड़ा सा, राइट, या उसको भूख लगी है, राइट। तो वो विजुअल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, आप क्या हो, रिसीवर हो। अगर उसकी भावनाएं आपको समझ में आ जाती है तो आप उसको अच्छे से सहरा देते हो, उसको शांत कर देते हो, या उसको कुछ खाने को दे देते हो, या उसके रिस्पॉन्स में उसको प्यार कर लेते हो। तो दैट इज फीडबैक फॉर दैट गिनी पिग और दैट डॉगी। समझ में आ रही है बात? तो वो भी आपका क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके अलावा और कम्युनिकेशन का देखिए आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप मेट्रो में जा रहे हैं, दिल्ली की मेट्रो में जाओ, अरविंद केजरीवाल के झाड़ू के ऐड लगे रहते हैं, झाड़ू के ऐड आपने देखे आपने, तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी सेंडर है, उसने एडवर्टाइजमेंट अपना लगाया, हमने दिल्ली में ये किया, हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी, हमने फ्री पानी दिया, राइट, दैट एडवर्टाइजमेंट क्या है, सेंडर है। आप उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हो, मेट्रो में वो लगा हुआ है बोर्ड, आप उसे देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज आप क्या हो, रिसीवर हो। आप अगर उसको वोट दे देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए क्या हो जाता है, फीडबैक हो जाता है, राइट। अदरवाइज आप अपने कभी भी मेट्रो में जा रहे हो, आप अपनी प्लानिंग करो, अभी कॉलेज जाऊंगा तो ये करूंगा, अच्छा अभी कॉलेज जाऊंगा, वो गर्ल मुझे दिखेगी तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, मैं उसको ऐसे प्रपोज करूंगा, ये क्या हुआ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। तो वहां पे भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है चल रहा है, जितनी देर आप खुद से क्या है बातें कर रहे हो, ठीक है। किसी गर्ल को प्रपोज करते हो तो वो भी आपके किस में आ जाता है, पूरा ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस वहां पर लग जाता है, ठीक है। घर आते हो, ठीक है, गुस्से में हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाता है। आपको मेट्रो में एकदम से मैं दिख गई और आपने कहा हेलो मैम, इसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं साइकोलॉजी में। हेलो मैम, आपने अपने आप को एक्नॉलेज करवाया मुझे कि मैम मैं यहाँ हूँ, हेलो मैम, राइट, मैंने आपकी ओर देखा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस मीडियम है, राइट, मैंने आपको देखा, अरे कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये भी तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हम सो रहे हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसी से हमारे ड्रीम्स आ रहे हैं, तो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके साथ कितनी बार होता है? अभी हम जितनी देर से क्लास कर रहे हैं उसी में 100 बार, 100 टाइम्स या 100 अबव टाइम्स जो है 1 से 2 घंटे में बड़े आराम से जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस हो चुका होगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आप मुझे लिख रहे हो तो आप सेंडर हो, राइट। तो हम लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इधर उधर, मतलब कि मेरी ओर से आपकी ओर, आपकी ओर से मेरी ओर, ये होता जा रहा है, राइट। या आप कभी टेलीविजन देख रहे हो, कोई भी एड वगैरह आप जो है देख रहे हो, तो आपका ये कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। आप अपने मॉम से अभी पानी मांगने गए होगे या आपने कुछ खाने के लिए मांगने गए होगे ब्रेक में, तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस था, ठीक है। उतनी देर में व्हाट्सएप में लोगों से बात कर ली होगी, अबे यार कैसा चल रहा है, कैसी लगी क्लास, क्या हो रहा है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, छोटा जा रहा है, क्योंकि हर टाइप के, हर टेस्ट के स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो किसी को लगता है कि लंबी क्लास है, किसी को लगता है छोटी क्लास है और डिटेल में जाना चाहिए, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है।
सलोनी, क्या आप अभी ज्वाइन हुए हैं क्लासरूम में? हमारा तो कम्युनिकेशन पर बहुत सारा डिस्कशन हो गया, कोई बात नहीं, आप बैठ के आराम से सुन लीजिएगा बैकअप में। राइट, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके फुल डे में बहुत बार जो है चलता है, बहुत टाइम्स जो है ये चलता रहता है। राइट, ओके। सलोनी, क्या आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास? अभी आपने एंट्री ली है? लिख के एक्नॉलेज करिएगा प्लीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख के एक्नॉलेज करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख के एक्नॉलेज करिएगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है। अच्छा सलोनी, 10 मिनट्स हो गए, मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने सुन लिया है। ओके, गुड, ग्रेट। यहाँ पे हम एक टर्म डिस्कस कर रहे थे सलोनी, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, इसके बारे में मैं बता चुकी थी। राइट, तो आप बैकअप देख लीजिएगा। नो इशू सलोनी, आपको बैकअप मिल जाएगा, एक बार आप मैम से बात कर लीजिएगा। राइट, आपको जो क्लास अभी आपकी छूटी थी उसका बैकअप आपको मिल जाएगा लॉगिन में। एक बार बात कर लीजिएगा रेनू मैम से। बाकी लोगों को कोई डाउट यहां तक? कुशल ने लिख दिया नो डाउट, कुशल एक्टिव रहता है। बाकी बी एक्टिव यार, इतना व्हाट्सएप पे चैट करते हो, मेरे साथ भी थोड़ी सी बात कर लो। जितना एनर्जेटिक आप मुझे बनाना चाहोगे उतने एनर्जी के साथ मैं पढ़ाऊंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है मुझे एनर्जेटिक रखो कि ना रखो। जितना परेशान करना है उतना परेशान करो, ज्यादा एनर्जेटिक रहूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। अभी कुशल मेरे को व्हाट्सएप पे बोल रहे थे मैम अभी तक नोट्स या चीजें नहीं मिली है। राइट, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास अच्छा खासा एमसीक्यू का कलेक्शन है। राइट, अच्छा खासा एमसीक्यू का कलेक्शन है। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको जो है एमसीक्यूज का कलेक्शन मिलता जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आईसीएसआई का सिलेबस है, फाउंडेशन का सिलेबस है, जब से फाउंडेशन आया था, ठीक है, आपका लास्ट जो सिलेबस था वो 2012 में आया था, तब से मैं सीएस फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ। तो सीएस फाउंडेशन में अराउंड मुझे 8 इयर्स हो गए। सीएस प्रोफेशनल उसके पहले मैं पढ़ाती थी। राइट, तो मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाए हुए हैं, मुझे पूरा आइडिया है कि कहाँ से ये एमसीक्यूज उठाते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो आपका आईसीएसआई का मटेरियल है, मटेरियल जिसको मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ, मॉड्यूल, मॉड्यूल ही बोला जाता है। राइट, तो वो मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आईसीएसआई मटेरियल की, आप ये कह लो आईसीएसआई मटेरियल की एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तो आपका आईसीएसआई मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम मैं चाहूंगी जो भी हमारे पुराने रैंक होल्डर्स रहे हैं, राइट, ऑल ओवर इंडिया आज तक जो है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके अराउंड, टोटल अगर मैं सीए सीएस दोनों में बात कर लूं तो 50 अबव जो है स्टूडेंट्स जो है रैंक होल्डर फाउंडेशन में, केवल फाउंडेशन में। इसमें मैंने बाकी सीए के लेवल और सीएस प्रोफेशनल की बात नहीं की है। तो अगर मैं रैंक होल्डर्स की बात करूं तो 50 जो है रैंक होल्डर्स रह चुके हैं, जिसमें से 30 प्लस तो आपके सीएस के हैं। राइट, तो सीएस में सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपको आईसीएसआई का जो इनका खुद का मटेरियल है वो कम से कम 6 से 7 8 बार रिवाइज हो जाना चाहिए।
राइट। 6 से मतलब 6 बार तो आपका रिवीजन चाहिए ही चाहिए। 8 से 9 बार रिवाइज हो जाता है तो आप रैंक की सोच सकते हो। राइट, तो आपका आईसीएसआई का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब मैं अगर बात करूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल लॉ में मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मेरे जो खुद की बुक बनी हुई है उसमें अराउंड आप कह लीजिए 120 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 120 पेजेस का है। खैर फॉन्ट साइज भी अच्छा सा है। राइट, तो अगर मैं बुक आपको दे देती हूँ तो फिर ये इशू आ जाता है, मैम आपकी बुक से पढ़ें, आईसीएसआई के मटेरियल से पढ़ें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, क्या करें, फिर आप ये क्वेश्चन पूछने लगते हो। राइट, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी आपको आईसीएसआई के मटेरियल से पढ़ना है। राइट, आप पहले आईसीएसआई का मटेरियल अच्छे से पढ़ लीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको रिविजनरी जो नोट्स हैं, जो आप काफी कम टाइम में, जैसा आप हाथ से लिखकर नोट्स बनाते, जो भी आपके मेन कंटेंट है, रिविजनरी नोट्स है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको नोट्स नहीं दूंगी। कुछ चैप्टर्स के मैं आपको रिविजनरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अब जैसे वोकैब है तो वोकैब आप मॉड्यूल से भी लर्न करोगे, और मैं भी आपको रोज का रोज वोकैब का पोर्शन जो है वो दूंगी। वो तो अनलिमिटेड है, वो मॉड्यूल से भी आ सकता है, मॉड्यूल के बाहर से भी आ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिए, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन बाद में प्रोवाइड करूंगी। बाद में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप 4 से 5 बार मॉड्यूल पढ़ें। हाँ, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, और मेरे पास हर एक चैप्टर के 100 अबव एमसीक्यूज हैं। राइट, 100 अबव एमसीक्यूज हैं। टेस्ट के लिए अलग से एमसीक्यूज हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट। राइट, सबसे पहले क्लास में कॉन्सेप्ट समझो, आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने, या तो आप मॉड्यूल का ही प्रिंट आउट लेकर बैठो, जो एक्स्ट्रा चीजें जो मॉड्यूल में नहीं है और फिर भी एग्जाम में आ सकती हैं। आज भी आपने देखा होगा मैंने कहा ये नोट कर लो, ये ऑलरेडी मॉड्यूल में है, तो मैं ऑलरेडी पीपीटी के साथ आपको बताती हुई चलूंगी। पीपीटी में सारा कंटेंट है, मेरी पीपीटी में सारा कंटेंट है, जितना आपके मॉड्यूल में है प्लस जो एक्स्ट्रा बात है वो सारी चीजें पीपीटी में है। तो जहां आपको नोट डाउन करने की जरूरत होगी वहां पे मैं आपकी नोटिंग करवा दूंगी। तो अभी मेरे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? एक तो जो आपने अभी क्लास में ड्यूरिंग द क्लास आपने नोट्स बनाए होंगे वो, प्लस आईसीएसआई का मॉड्यूल। और जब आपके एग्जाम आने के 1 मंथ पहले आप कह लीजिए, आपको जो सारे ब्रीफ में नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, और रिवीजन क्लासेस हम अलग से लेंगे। राइट, अभी तो हम बहुत डिटेल्ड में चल रहे हैं, इसके बाद आपके हर चैप्टर की रिवीजन क्लासेस भी अलग से होंगी। तो ये हमारा तरीका होगा। रिवीजन क्लासेस जब आपकी होंगी तो आपको रिविजनरी नोट्स या जो चार्ट्स में नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से याद आ जाए। तो वो रिविजनरी नोट्स आपको रिवीजन क्लासेस में जो है वो मिल जाएगा। अभी आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल देखना है, प्लस हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो, और प्लस जो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे जो दोनों पेपर है उसमें पढ़ने का तरीका यही रहेगा, और मैं हमेशा 2012 से पढ़ा रही हूँ। जो बच्चे रैंक, उसमें मैंने इनफैक्ट 2012 से पढ़ाने के बाद 16-17 में जो है वो ब्रेक लिया था। उस बार मैंने कोई बैच नहीं पढ़ाया था सीएस फाउंडेशन का, और आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की रैंक आई है उन्होंने केवल ये बोला है कि हाँ आईसीएसआई का मटेरियल हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो 6 से 7 बार आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप उतनी मेहनत कर लेंगे उसके बाद मैं आपको रिविजनरी नोट्स दूंगी। मेरे पास तो सब कुछ बना हुआ रखा है। क्लियर है ये बात? राइट, चलिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपके मॉड्यूल में आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए क्या देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर किसी कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, कमर्शियल आप समझ गए, किसी चीज के खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं। हमारे पास ही आजकल टैक्स के क्लाइंट्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आ रहे हैं, किसी का कैपिटल गेन हो रहा है, किसी ने प्रॉपर्टी बेची है। राइट, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है सर्विस या गुड्स को सेल करने के रिगार्डिंग, यानी कमर्शियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग हो रहा है। हम क्लाइंट को मेल ड्राफ्ट करके भेज रहे हैं, क्लाइंट जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो
उनके बैंक स्टेटमेंट्स है वो हमें भेज रहे हैं, राइट। तो ये जो ईमेल वगैरह पे चलता है बिजनेस पर्पस के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर आपके ऑफिसर्स हैं और इंप्लॉइज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक लेवल है, जिसको आप टॉप लेवल बोलते हो, स्ट्रैटेजिक लेवल जो है जब बता रहा होता है कि हाँ ये काम है, ये चीजें हैं, ऐसे काम करो, ऐसे करो, तो उसको आप क्या बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बोलते हो। उसको क्या बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बोलते हो। तो स्कॉट ने डेफिनेशन आपको देखनी बहुत जरूरी है। स्कॉट ने एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपके मॉड्यूल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे बताना है क्या रिसेप्शन वालों को काम क्या करना है, सपोज रिसेप्शन पे बैठा है कोई, प्रोसेस क्या करना है मुझे ये बताना है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मेरे इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसमिशन उन तक होगा, राइट। वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे, जो भी मेरे आइडियाज हैं उन पे काम करेंगे। अब जो आइडियाज है उससे जो करवाना चाह रही हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मुझे क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, हाँ जी मैम ये हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो उनसे फीडबैक क्यों देंगे, ताकि जो एक्शंस हैं, जो मुझे रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पा रही हूं। तो आप याद कर सकते हैं स्कॉट की डेफिनेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, राइट। तो आप कीवर्ड क्या याद कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने एक आपको मेमोराइज करने की टेक्निक बताई थी कि हर एक डेफिनेशन का कोई कीवर्ड या की फ्रेज उठा लीजिए और उस राइटर के नेम के साथ याद कर लीजिए। तो स्कॉट के साथ आप याद कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, स्कॉट के साथ आप याद कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, राइट। तो यहां पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में, उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे। ये बात अभी आपको आगे समझ में आएगी, अभी हम जब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कर रहे होंगे। तो ये बहुत इजी सी स्लाइड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस स्कॉट की डेफिनेशन आपको देखनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई हैं, कॉपी आपने ली होगी, नोट डाउन कर लेना। सलमान रजदी की डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है, नयनतारा सहगल की डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है, प्लेन लैंग्वेज कमीशन ने इंग्लिश के लिए क्या बोला ये आपको नोट डाउन करना है, और पीटर ड्रकर की डेफिनेशन भी आपको नोट डाउन करनी है, राइट। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझा दे रही हूँ। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं सलमान रजदी की डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा है, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियन obscures द ट्रूथ। obscures द ट्रूथ का मतलब क्या है, सच्चाई को छुपाना, सच्चाई को धुंधला कर देना, सच्चाई को छुपाना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिटिशियन की लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, जो कि सच्चाई को छुपाती है, जो कि सच्चाई को छुपाती है। प्रीति आपको अभी भी वॉइस नहीं आ रही है, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैंने नोट डाउन करने के लिए दिया था। प्रीति लिख के एक्नॉलेज करो आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। लिख के एक्नॉलेज करिए, अभी तक मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैंने नोट डाउन करने के लिए दिया था। प्रीति, हाँ जी प्रीति, अच्छा आ रही है, ओके ठीक है। ओके आपकी चैट
ओके ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियन ऑब्सक्योर्स द ट्रुथ, यानी कि जो है पॉलिटिशियन की लैंग्वेज जो है, जो राजनीति में होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है ऐसी होती है जो सच को छुपा जाती है, राइट। द लैंग्वेज ऑफ आर्टिस्ट रिवील्स इट, और जो आर्टिस्ट की लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है जो उसको उजागर करती है, जो उसको दिखाती है। क्लियर है, राइट। तो ये चीज है। आगे क्या बोल रहे हैं, नयनतारा सहगल ने क्या बोला, अब यहाँ पे सलमान रुश्दी में पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन और आर्टिस्ट, ये आप कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा, राइट। नयनतारा सहगल ने क्या बोला, इंग्लिश हैज बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर एमएनसीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, वहां पे इंग्लिश की जरूरत होती है। आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने जा रहे हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जॉब करने जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश की जरूरत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आप कह लो कि देशों में जो एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एक बोल रही है ग्लोबल लैंग्वेज होती है, आपको समझ में आ गया। प्लेन लैंग्वेज कमीशन ने यूएसपी क्या बताया, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। प्लेन लैंग्वेज कमीशन ने यूएसपी बताया कि जब भी हम बिजनेस इंग्लिश की बात करते हैं, यानी कि बिजनेस वर्ड में यूज होने वाली इंग्लिश की बात करते हैं, जहां पे हमें डील्स करनी है, जहां पे हमें ट्रांजैक्शन करनी है, जहां पे हमें बिजनेस डील्स करनी है, वहां पे उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी एंड दूसरा क्या है, क्लैरिटी। यानी कि आपको सिंपल वर्ड्स यूज करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करने हैं, और दूसरी चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को सारी चीजें समझ में आए। तो ये एग्जाम में आ भी चुका है ऑलरेडी, पूछा भी जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कॉलेजेस teach the one thing that is perhaps most valuable for the future employees to know। कॉलेजेस ऐसी एक चीज सिखाते हैं जो कि शायद फ्यूचर एम्प्लॉयज, फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज बनने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। दिस वन बेसिक स्किल इज टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। और वो क्या है, ये बेसिक स्किल है कि आप कैसे अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो, यानी जो थॉट्स है, क्या पहले बोलना है क्या बाद में बोलना है, उनको आप ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हो राइटिंग में और स्पीकिंग में, लिखकर और बोलकर। अच्छा, एक चीज हम और देख रहे थे, अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, राइटिंग से भी मुझे याद आया, अब जैसा आप एग्जाम में पेपर लिखते हो, राइट, तो आप क्या हो जाते हो, सेंडर हो जाते हो। गौर करना, आप एग्जाम में पेपर लिखते हो, आप क्या हो जाते हो, सेंडर। आप अपनी बातों को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, यानी कि दैट इज योर एनकोडिंग। एग्जामिनेशन कॉपी क्या है, आपका मीडियम है। जो कॉपी चेक कर रहा है, सपोज सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हो, पूरा थ्योरेटिकल दे रहे हो, जो कॉपी चेकर है वो आपका क्या है, रिसीवर है। अब वो आपकी बातों को अगर समझ नहीं पा रहा है तो फीडबैक के तौर पे आपको 0 मिल जाता है। और अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, चार्ट्स बनाए हैं, और वो आपकी बातों को समझ रहा है, तो वहां पे आपको फीडबैक के तौर पे मार्क्स मिल जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि आप जो एग्जाम में कॉपी लिखते हैं वो भी आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही होता है। तो ये डेफिनेशंस हमने कुछ देख ली, राइट। इसके बाद हमारे फीचर्स हैं, राइट। ये लास्ट हम आज का कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है। बहुत सारे लोग थक गए होंगे, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहली बात, टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस क्यों बोला, आपने अपनी बात टू वे प्रोसेस इसलिए बोला डियर, क्योंकि सेंडर ने अपनी बात जो है वो रिसीवर तक पहुंचाई, और रिसीवर ने उस बात का जो है फीडबैक दिया। तो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब ये दोनों होता है। कभी कभी प्रोसेस बीच में ही कुछ शोर हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, कुछ बैरियर्स के कारण कभी कभी प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, राइट। तो ये क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अभी हमने देखा दिन भर में कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे साथ बहुत बार होता है, मैं तो इवन कहूंगी 10,000 प्लस टाइम्स जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे साथ होता होगा, क्योंकि इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो हमारे माइंड में पूरे दिन चलता रहता है, राइट। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे टीचिंग हो, चाहे आप किसी से काम करवा रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिना कम्युनिकेशन के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है,
कम्युनिकेशन क्या क्रिएट करता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। एक्सचेंज हम क्या करते हैं? फैक्ट्स, आइडियाज, इमोशंस, ये हम स्टार्टिंग की स्लाइड में पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ मैसेज होता है, ये चीज हमें समझ में आती है। ऑफिसेज में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, अलग अलग टाइप की हायरार्कीज होती है, अभी हम देखेंगे हायरार्कीज क्यों होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सीनियर होगा, प्रॉब्लम बतानी है तो किसको बतानी है, कौन उस पर डिसीजन लेगा, कौन सॉल्व करेगा, काम कौन करेगा, इंफॉर्मेशन कौन किससे शेयर करेगा। अभी आगे जाकर एक चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं MIS। MIS क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये लाइन जो बात कर रही है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ही बात कर रही है, ये अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, राइट। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, चलता रहेगा, जैसे कि अभी का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर गोल के लिए होता है। हर एक कम्युनिकेशन का अपना अपना क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, काम करवाना, आपको अंडर में काम करवाना है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, वहां प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे आपको एग्जाम पास करना है। अभी हमारा गोल क्या है कि आपको CSET का एग्जाम पास करना है, तो हर एक कम्युनिकेशन का एक गोल होता है, राइट। यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हर एक कम्युनिकेशन का अपना गोल होता है, हमने ये बात कर ली। मुझे एक बात बताइए, गॉसिप का क्या गोल होता है? जब आप अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हो, राइट, कोई भी गॉसिप आप अपने फ्रेंड से कर रहे होते हो, तो व्हाट इज गोल ऑफ गॉसिप? किसी की बुराई कर रहे होते हो, वहां पे भी कम्युनिकेशन का क्या गोल होगा? अगर इसको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी के साथ गॉसिप कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो वहां पे क्या गोल हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन का? कोई बताएगा? यहाँ पे कोई व्यूज किसी के? कुशल कह रहा हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और हाँ जी कुशल, और किसी का कोई व्यू? गॉसिप तो करते हो यार तुम लोग, आप बताओ गॉसिप का क्या गोल होता है, बता नहीं पा रहे हो। हाँ, क्या मिलता है गॉसिप करने से? गॉसिप करना वीकनेस है? रक्षिता, यहाँ पे तो मजे की बात कर रहे हैं। गॉसिप करने से मजा मिलता है, आपका मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, किसी के ऊपर कोई गुस्सा है वो गॉसिप में निकल जाता है। तो गोल ओरिएंटेड, आपने कहा ना यहाँ पर कि हर एक कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, किसी पर्पस को पूरा करना होता है। तो गॉसिप का पर्पस भी होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। अगर आप गौर करोगे, ठीक है, एक बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, आपके कोर्स में नहीं रहा होगा, खैर ठीक है, हमारा तो यूपी बोर्ड था, तो उसमें एक चैप्टर रहा करता था जिसका नाम होता था, तो हिंदी लिखना भी भूल गए हैं, निंदा रस, रस, रस बोलते थे, निंदा रस। निंदा रस एक चैप्टर हुआ करता था, बड़े ही अच्छा राइटर ने उसको एक्सप्लेन किया था, आज तक वो चैप्टर हम नहीं भूले कि जब हम गॉसिप करते हैं तो क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। आपका सारा जो गुस्सा है वो निकल जाता है। तो कभी कभी गॉसिप करना भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा होता है, कम से कम आप उसके सामने जो है गुस्सा नहीं उतारते हो। तो निंदा रस, निंदा करने में जो आपको आनंद आता है, दोस्तों के बीच बैठे हैं, हमारा क्लोज ग्रुप है, हमारी बात जो है बाहर नहीं जाएगी, और आप गॉसिप करके जो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे होते हो, राइट। तो उसका भी एक गोल होता है। तो हर एक कम्युनिकेशन का अपना कोई ना कोई क्या होता है, गोल होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब यह है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए, वेरियस डिसिप्लिन। अब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहली बात, आप स्टेज पे जाकर बोल रहे हो या आपको किसी टॉपिक के लिए
मैंने कहा कि आप अपना टॉपिक जो है ये रेडी करो, राइट। तो आप जब अपना टॉपिक रेडी कर रहे हो तो आपको पहली बात जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। जिस लैंग्वेज पे आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, ठीक है, उस लैंग्वेज की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब और क्या चाहिए भाई, जो तुम्हारे सामने भीड़ बैठी है, अब हम टीचर हैं, हम टीचर किसी सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यस। हम जिस लैंग्वेज में लेक्चर दे रहे हैं हमें उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, आंसर है यस, राइट। हमारे सामने क्लासरूम में जो भीड़ बैठी है, अब 200-200 250-250 बच्चे बैठे रहते हैं क्लासरूम में, जो भीड़ बैठी होती है, हमें ये पता होना चाहिए उसको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है। अगर हम उसके ऊपर के लेवल का बोल गए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, उसका नॉलेज लेवल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। फिर हमें ये पता होना चाहिए। अब हम हर एक बच्चे को तो खुश रख नहीं सकते, कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा जोक्स चाहिए होते हैं, मजाक चाहिए होता है, कई लोग सीरियसली अरे यार पढ़ाओ यार, फालतू के जोक्स मत करो, टाइम पास मत करो। हर एक टेस्ट का बच्चा बैठा होता है, हमें सबको सेटिस्फाई करना है, लेकिन हम सबको सेटिस्फाई कर नहीं सकते। तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, हम ये देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, और हम जो अभी मैं आपको देख नहीं पा रही, अदरवाइज लाइव क्लास में बच्चों के अकॉर्डिंग हम अपना स्टाइल चेंज करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए, आपके बैठे रहने के तरीके से, आपका फेस देख के हमें आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो इसका मतलब जो भी पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है, हमारे सामने अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज और चीजों को देख के हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें आपको अलग अलग डिसिप्लिन, यानी आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज, राइट, सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है उसका नॉलेज, ठीक है, एक भीड़ क्या चाहती है, अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन करना जा रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो एक बड़ी भीड़ क्या चाहती है वो आपको स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है, एग्जाम में आया भी हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए। कम्युनिकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें आपको अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ पे लिखी है, याद रखिएगा वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे बैठे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको कैसा फील कराना है, आपको पार्टिसिपेट करवाना है, ये आपका क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपका क्या होता है, परसुएशन, स्टडी ऑफ परसुएशन, ठीक है, कैसे परसुएड करना है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपको ऑलरेडी उस चीज की नॉलेज है कि नहीं है। आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाना है कि आपको एक आगे की लाइन जो है टेक्निकल लाइन, उसका आपको डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए। परसेप्शन, आपके देखने का नजरिया, आपका एटीट्यूड क्या है, सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, ये चीज आपकी किस में आती है, साइकोलॉजी। और नंबर थर्ड आपका क्या है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, आप कम बात करना पसंद करते हो, आप ज्यादा बात करना पसंद करते हो, तो सोशियोलॉजी अलग हो गया, राइट। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आ गया स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, यानी ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, राइट। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करने चलते हैं तो हमें इन फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर आज का खत्म करना चाहूंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मैं हूँ, आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जिनको डाउट्स नहीं है वो प्लीज नो डाउट्स जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, राइट। मेरा नंबर है 9311005623। तो अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है, ठीक है, जो हमारा CSET नेक्स्ट जो कमिंग अटेम्प्ट है उसके ग्रुप में, क्योंकि नोट्स वगैरह सब मैं वहीं पे दूंगी, जो भी हमारे MCQs वगैरह है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज अभी भेज देंगे, CSET जो लिख देना, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं। रक्षिता नो डाउट, चेतना नो डाउट। कल की क्लास में डियर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। आज शिवम सर की क्लास नहीं है, आज शिवम सर की क्लास नहीं है, ठीक है।
कुशल, प्रीति, रिंकू, हनीशा, रिंकू नो डाउट, ओके, हनीशा नो डाउट, प्रीति, प्रीति लास्ट में आई थी, सलोनी, शिवानी, मुस्कान, सेजल, कनक नो डाउट, ओके गुड। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन तो काफी इजी है। कल हम जो है मिलेंगे आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। कोई और दिक्कत आती है मॉड्यूल से पढ़ लेना। कुशल एक बार आपको बात करनी पड़ेगी रेनू मैम से। कुशल नो डाउट, प्रीति नो डाउट, शिवानी नो डाउट, ओके डियर। डियर ऑल, कल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिलेंगे। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन मत छोड़िएगा क्योंकि लॉ का पार्ट है और आप लोग लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट। लॉ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ आपके लिए। लॉ आपको स्टार्टिंग से आपको पूरा फोकस रखना है, तो प्लीज कल की क्लास मत छोड़िएगा। कल हम लॉ जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने 10 मिनट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लेकिन वो मैं रिपीट कर दूंगी, राइट। ओके बाय, टेक केयर, enjoy your day, bye।